जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और रात्रि 8 बज गए हैं और आज फिर शुरू करेंगे हम अपनी जीके जीएस की सीरीज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रात्रि 8 बजे रोजाना रात के 8 बजे हमारे सनराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपके सभी एग्जाम के लिए एक जीके जीएस की स्टैटिक जीके या जो भी अभी वर्तमान में घटनाएं चल रही हैं और जितना भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और जो उसमें सामान्य ज्ञान आता है, सामान्य ज्ञान की एमसीक्यू क्लासेस, प्रैक्टिस सेट क्लासेस या सब्जेक्ट क्लासेस हमारी रोजाना 8 बजे आती है। तो बने रहे हमारे साथ रात्रि रोजाना 8 बजे। और इतना तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि जो भी जीके जीएस एमसीक्यू हो गया, जीके जीएस हो गया, जो भी आपको कराया जाएगा सटीक आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इस क्लास में फिर से हम शुरू करेंगे अपनी 30 एमसीक्यू की सीरीज और इसके साथ साथ बताएंगे आपको स्टैटिक जीके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न जरा देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? ठीक है, निम्नलिखित में से ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, जरा देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? ताप्ती है, व्यास है, गोदावरी है या कृष्णा है? ठीक है, चलिए अपना उत्तर लगाएं कि क्या उत्तर है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? ताप्ती और व्यास, गोदावरी या कृष्णा। ठीक है, ये बहुत आसान प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है भ्रंश घाटियों से होते हुए कौन सी नदी बहती है, भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है। ठीक है, ये 2-3 नदी हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो जो छात्र इसका ताप्ती उत्तर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, जो छात्र इसका ताप्ती उत्तर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, बार बार फोन आ जा रहा है। ताप्ती जो उत्तर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा भारत का मैप है, ये हमारे भारत का मैप है। ठीक है, तो जरा इसमें ध्यान दीजिएगा, एक नदी है नर्मदा, एक नदी है क्या? नर्मदा, जो अमरकंटक स्थान से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है, जो अमरकंटक से निकलती है पश्चिम की ओर बहती है और यहाँ पर अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे भैया? अरब सागर में गिरती है। एक नदी और है इसी के पैरेलली, ये भी पश्चिम की ओर बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है अरब सागर में, इसका नाम है क्या? ताप्ती। और ये दोनों नदियां, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों नदियां विभ्रंश घाटी से बहती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों नदियां विभ्रंश घाटी से बहती हैं। तो इसको याद रखना है। तो उत्तर क्या हुआ भैया? उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? ताप्ती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा कौन सा प्रश्न है। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? क्या पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में? चलिए छात्रों लगाइए फटाफट आंसर और आपका उत्तर एकदम सटीक होना चाहिए। और इसके साथ में जो भी जीके जीएस हम बता रहे हैं, जो भी जीके जीएस स्टैटिक जीके जो बता रहे हैं उसको नोट करते जाइए, क्योंकि सबका सब इंपॉर्टेंट है, आएगा तो है ही किसी भी एग्जाम में। चाहे आप दिल्ली पुलिस की बात करें, एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की बात करें, सीजीएल की बात करें, किसी ना किसी में तो जरूर रहेगा। ठीक है, चलिए रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? तो जो भी छात्र उत्तर प्रदेश लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। जो भी छात्र यहां पर उत्तर प्रदेश लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, जो रिहंद बांध है ना, रिहंद बांध को गोविंद वल्लभ पंत, ध्यान देना, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भी कहते हैं। ठीक है, सागर झील, इस रिहंद बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भी बोलते हैं। और यह रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। ध्यान देना, यह बांध किस पे है? रिहंद नदी पर है। और आपको एक चीज और बता दें, ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की, ध्यान देना, भारत की सबसे बड़ी
कृत्रिम झील है ये, ठीक है। ये इसमें एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। रिहंद बांध जो कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में है भैया? सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील इसे कहा जाता है, भारत की सबसे बड़ी झील इसे कहा जाता है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भी इसे कहा जाता है, ये सोनभद्र में है। और इसी के साथ आपको बता दें, ये 3 राज्यों को पानी देती है। ये जो झील है ये 3 राज्यों को पानी देती है। एक है भैया यूपी, और क्या है एमपी, और क्या है भैया बिहार, ठीक है। तो इतना भूलना नहीं है आपको, ठीक है। तो ये कहां पे भैया? उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? संविधान सभा, हमारे भारत की जो संविधान सभा थी वह किसके द्वारा स्थापना की गई थी? क्रिप्स मिशन के द्वारा, या माउंटबेटन योजना के तहत, या कैबिनेट मिशन योजना के तहत, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। संविधान का प्रश्न है, देख लीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। आपको सनराइज क्लासेस के हिसाब सनराइज क्लासेस के माध्यम से बड़े सटीक प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए उत्तर लगाना शुरू कीजिए और अंत में जरूर बताना है कि आप पे कितने नंबर आए, ठीक है। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई है? माउंट क्रिप्स में प्रस्ताव, या माउंटबेटन, या कैबिनेट मिशन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, जो छात्र इसका सी उत्तर लगा रहा है बिल्कुल सही है। जो छात्र इसका सी उत्तर लगा रहा है बिल्कुल सही है। हमारे भारत की, ध्यान देना, हमारे भारत की संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। और ये जो कैबिनेट मिशन योजना भारत में आई थी, यह भारत का संविधान बनवाने आई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा देश आजाद होने वाला था, और कोई भी जब देश आजाद होता है तो उसका संविधान बनना, यानी नियम और कानून बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ और देखते हैं, जो ये कैबिनेट मिशन आया था, और जब हमारी संविधान सभा बन गई, जब हमारी संविधान सभा बन गई, तो संविधान सभा की भैया हुई क्या? बैठक। संविधान सभा की हुई क्या? बैठक। तो हमारी जो पहली बैठक हुई है ना, ध्यान देना, पहली बैठक हुई है ना, वो कब हुई है? वो 9 दिसंबर, ध्यान देना, पहली बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 में। ये जो डेट है ना, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। संविधान सभा की पहली बैठक कहां हुई, कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 की। अब हमें इसको क्यों याद रखना है, इस बैठक को क्यों याद रखना है? क्योंकि इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान देना, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। कौन थे भैया? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन भैया? सच्चिदानंद सिन्हा। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 में, तो उसकी अध्यक्षता किया किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। लेकिन इनको अस्थायी अध्यक्ष बोला जाता है क्योंकि ये एक ही दिन अध्यक्षता कर पाए। और अगर आपसे पूछ ले कि भैया दूसरी बैठक कब हुई, तो दूसरी जो बैठक है मात्र 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 में। और इसकी जो अध्यक्षता की, यानी स्थायी अध्यक्ष बने, इस बैठक की जो अध्यक्षता की, यानी स्थायी अध्यक्ष, तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे राष्ट्रपति भी बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भैया तीसरी बैठक कब हुई है, तीसरी बैठक आपसे पूछ ले कि भैया तीसरी बैठक कब हुई है, तो इसके 2 दिन बाद फिर बता दीजिएगा कब हुई है भैया? 13 दिसंबर, ध्यान देना, 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है। चलिए, तो ये उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जरा देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? मतलब वह कौन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अपनी किताब में लिखा, ध्यान देना, जिसने सबसे पहले अपनी किताब में लिखा कि भैया भारत का जो धन है ना, वो इंग्लैंड की ओर बह रहा है। भारत का जो धन है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो जीडीपी है, वह इंग्लैंड की ओर बह रही है। और इसी व्यक्ति ने सर्वप्रथम आपको बता दें भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन किया। यही वो व्यक्ति था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वप्रथम आकलन किया। तो जरा बताइए वो उत्तर क्या है? तिलक है क्या? दादा भाई नौरोजी है क्या? रमेश चंद्र गुप्त है क्या? या अरविंद घोष है? ठीक है, तो जो भी छात्र दादा भाई नौरोजी लगा रहा है बिल्कुल सही है। जो भी छात्र दादा भाई नौरोजी लगा रहा है बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी वो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन का निष्कासन के बारे में
सर्वप्रथम बताया, इन्होंने एक किताब लिखी, ध्यान देना, इन्होंने एक किताब लिखी कि धन का बहाव, धन का बहाव, इन्होंने एक किताब लिखी थी, दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी थी धन का बहाव, या फिर आप बोल सकते हैं इंग्लिश में ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ इन्होंने किताब लिखी थी। और यही व्यक्ति दादा भाई नौरोजी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम, ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन किया। क्या भैया? भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन किया। ठीक है, ये काफी बार एग्जाम में आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने बताया, जब इन्होंने उस समय आकलन किया तो इन्होंने बताया कि भारत की, ध्यान देना, भारत की प्रति व्यक्ति आय, इन्होंने प्रति व्यक्ति आय भी निकाला उस समय, भारत की प्रति व्यक्ति आय उस समय कितनी बताया उन्होंने? 20 रुपए प्रति व्यक्ति। ठीक है, 20 रुपए, यानी भारत का हर एक व्यक्ति एक साल में कितना कमाता है? 20 रुपए कमाता है। ठीक है, तो ये वो व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जो एनएनपी होता है, नेशनल नेट प्रोडक्ट होता है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसको घटाना पड़ता है या किसको घटाया जाए? तो आपको बता दें छात्र क्या है? पूंजी, उपभोग, छूट, अप्रत्यक्ष कर, इमदाद या ब्याज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको हमेशा उत्तर जो है ऑप्शन के हिसाब से देना पड़ेगा, आपको उत्तर ऑप्शन के हिसाब से देना पड़ेगा। वैसे तो राष्ट्रीय आय निकालने के बहुत सारे सूत्र हैं, राष्ट्रीय आय निकालने के बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से उत्तर करना पड़ेगा। ये अर्थशास्त्र का प्रश्न है। ठीक है, पूंजी, उपभोग, छूट, अप्रत्यक्ष कर, इमदाद या ब्याज। तो जो छात्र अप्रत्यक्ष कर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जब हम एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो राष्ट्रीय आय निकल आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? भारत में ऐसा कौन सा वह पहला राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली लागू की गई थी? क्या वो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है या राजस्थान है? ठीक है, आपके एग्जाम में छात्रों, आपके एग्जाम में पंचायती राज से आना लाजमी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो वह पहला राज्य कौन सा है जरा बताओ? तो जो भी छात्र राजस्थान लगा रहा है बिल्कुल सही है, जो भी छात्र राजस्थान लगा रहा है बिल्कुल सही है। ध्यान देना, राजस्थान के नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, संवैधानिक तौर पर पंचायती राज की व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुई थी। और ये काफी चर्चित है और काफी एग्जाम में आता है। जब भी पंचायत की बात हो तो ध्यान देना 73वां संविधान संशोधन, ध्यान देना 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992, यह है किससे? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और वहीं पर अगर बात की जाए 74वां संविधान संशोधन, ध्यान देना, वहीं पर अगर बात की जाए 74वां संविधान संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? तो भैया ये संबंधित है नगर पंचायत से। किससे भैया? नगर पंचायत से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में 73वां संविधान संशोधन 1992 ग्राम पंचायत से, 74वां संविधान संशोधन 1992 किससे? नगर पंचायत से। और आपको बता दें ग्राम पंचायत का गठन, यहां लिख देता हूं, देखिए ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत का गठन, तो ये है भैया, ये है भैया किसमें? अनुच्छेद, ध्यान देना, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में ये कहा गया है कि ग्राम पंचायत का गठन राज्य सरकार करेगी। ग्राम पंचायत का गठन कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। ध्यान देना, राज्य सरकार का दायित्व है ग्राम पंचायत को गठन करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? क्या वो शिवालिक है, क्या वो भारत गंगा का मैदान है, या फिर आपको बता दें हिमालय है या अरावली है? ठीक है,
कभी भी चट्टान की बात आए, ध्यान देना, जो पर्वत पठार या भूमि सबसे पुरानी होगी उसी का चट्टान सबसे पुराना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना है हमेशा कि जो चट्टान, जो पहाड़, जो पर्वत श्रृंखला, जो मिट्टी, जो धरती, जो पठार धरती में सबसे पुराना होगा वही सबसे पुरानी चट्टान होगी। तो इन सबको अगर देखा जाए, शिवालिक, भारत गंगा का मैदान क्षेत्र, हिमालय और अरावली, तो आपको बता दें जो अरावली है, अरावली विश्व की, ध्यान देना, अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम, ध्यान देना, विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। ठीक है, प्राचीनतम श्रृंखला है, ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला कौन सी है? तो वो है भैया अरावली। ठीक है, अरावली। अच्छा, अरावली का जो विस्तार है, ध्यान दीजिएगा, अरावली का जो विस्तार है वो कहां से है? तो भैया वो है, ध्यान देना, गुजरात से दिल्ली तक में उसका विस्तार कहां पे है? अरावली श्रृंखला जो लंबोत श्रृंखला है, इसका विस्तार कहां पे है? गुजरात से दिल्ली, और ये विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है। तो इसी में सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, और आपको बता दें ये जो अरावली श्रृंखला है, ये जब दिल्ली तक इसका विस्तार हुआ है, कहां तक? दिल्ली तक। तो दिल्ली में जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, ध्यान देना, दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो अरावली पहाड़ी में ही बना है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन अरावली पहाड़ी में बना है, और वहां पर उस पहाड़ी का नाम क्या है? रायसेन की पहाड़ी। क्या भैया? रायसेन की पहाड़ी। ठीक है, चलिए इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी शिवालिक, हिमालय, ये नवीनतम पहाड़ है। क्या है भैया? ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, नवीनतम पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये ध्यान देना, ये जितना भी बात आएगी ना हिमालय की, तो ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या प्रश्न है। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? चलो फटाक से उत्तर लगाओ। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, या अकबर और हेमू के बीच, या बाबर और महाराणा प्रताप के बीच, या बाबर और हेमू? अच्छा, बाबर और हेमू के बीच। ठीक है, चलिए जरा बताइए, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर या हेमू, बाबर या महाराणा प्रताप, या बाबर और हेमू? ठीक है, तो जो भी छात्र इसका लगा रहा है उत्तर अकबर और हेमू, ध्यान देना, जो भी छात्र इसका लगा रहा है अकबर और हेमू, बिल्कुल सही है। अकबर और हेमू के मध्य हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। लेकिन जब भी बात होगी भैया पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का भैया कौन सा युद्ध? प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, तो आपको याद रखना है पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन कौन था भैया? कौन था? बाबर था, और कौन था? इब्राहिम लोधी। कौन था भैया? इब्राहिम लोधी था। ठीक है, अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वाला हमारे लिए क्यों? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम के मध्य हुआ था, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इब्राहिम हारा था और लोधी वंश की समाप्ति हुई थी, और यहीं से ही भैया मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ध्यान देना, यहीं से ही मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ये जो वर्ष था ये था 1526। ये जो वर्ष था ये 1526 था। 1526 में बाबर ने इब्राहिम को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। ध्यान दीजिएगा, मुगल वंश जो भारत में सबसे ज्यादा राज करने वाला वंश बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापारिक केंद्र कहां पे बना? जो हमारे भारत में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे यहाँ व्यापार करने, लेकिन हमारे भारत को खा गई पूरा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ खुला? क्या बंगाल है, क्या सूरत है, क्या कलकत्ता है, क्या नागपुर है? ठीक है, आपको बता दें ब्रिटिश लोगों से, इंग्लैंड लोगों से ज्यादा चोर तो कोई हो ही नहीं सकता। आए थे भारत में व्यापार करने कि भैया हमको आपसे व्यापार करना है, और भारत को गुलाम बना के चले गए। 400 से भी ज्यादा साल इन्होंने हमारे भारत में राज किया। पूरे भारत का संसाधन ले जाके लंदन में बसाया। पूरे भारत की लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, हीरे मोती ले आके अपने लंदन को सुदृढ़ किया, लंदन को बनाया, और फिर कहते हैं कि भारत गरीब देश है। अरे भारत का मटेरियल तो बाहर ले गए आप चुरा के, और फिर उसके बाद बोलते हो भारत गरीब देश है। आप भारत की वजह से सुदृढ़ हुए हो। भारत ना होता तो आज आप विकसित ना होते।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो उत्तर है वो क्या है, सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान देना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला, ध्यान देना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला जो कारखाना है वो कहां खोला था, सूरत में खोला था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सूरत में। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, 1608 में, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, 1608 में। और भारत में इसने पहला कारखाना कहां खोला था, सूरत में। कब खोला भैया, 1613 में। और ये जो कारखाना था ना वो स्थायी था, ध्यान देना, ये जो कारखाना था ना वो स्थायी था। और अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी कारखाना कहां बनाया गया था, अस्थायी कारखाना, ठीक है, अस्थायी कारखाना कहां बनाया गया था, तो आपको बता दें, आप लगाएंगे क्या, मछलीपट्टनम। कहां भैया, मछलीपट्टनम। ये कहां पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। ये कहां पे है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आए समझ में। तो स्थायी कंपनी कहां बनाई थी इन्होंने, सूरत में 1613 में। और अस्थायी कंपनी कहां बनाई थी, मछलीपट्टनम में। ध्यान देना, कहां बनाई थी इन्होंने, मछलीपट्टनम में बनाई थी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो त्रिपिटक है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सिखों के धर्म से, हिंदू के धर्म से, जैनियों के धर्म से, बौद्ध के धर्म से, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर लगाइए। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रश्न आना तो लाजमी है, आ सकता है। इन दो धर्म को बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि एग्जाम में आता है और आएगा ही। ये चैलेंज है कि भैया जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में एग्जाम में तो आएगा, ठीक है। तो चलिए जो भी छात्र त्रिपिटक को बौद्ध से रिलेट कर रहा है, बिल्कुल सही है। त्रिपिटक जो है बौद्धों का ग्रंथ है। और जो त्रिपिटक है ना, ठीक है, त्रिपिटक का मतलब क्या होती है, टोकरियां, ठीक है। त्रिपिटक का मतलब क्या है, टोकरियां। किसकी टोकरियां, ज्ञान की टोकरी, ठीक है, ज्ञान की टोकरी। ध्यान देना, त्रिपिटक का मतलब क्या होता है, ज्ञान की टोकरी। कौन से ज्ञान की टोकरी भैया, तो बौद्ध ज्ञान की। ध्यान देना, बौद्ध ज्ञान की, यानी बौद्ध भगवान की टीचिंग्स, बौद्ध भगवान की जो शिक्षाएं हैं वो इसमें है, त्रिपिटक में, ठीक है। ध्यान देना, जब भी बौद्ध धर्म की बात होगी, बौद्ध धर्म की बात होगी तो गौतम बुद्ध, ध्यान देना, गौतम बुद्ध को कहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई भैया, बोध गया में। कहां पे भैया, बोध गया में। अच्छा, कौन से पेड़ के नीचे, ठीक है, तो भैया पीपल के पेड़ के नीचे। किसके, पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे। और अगर पूछ रहे कौन सी नदी के किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। गौतम बुद्ध को बोध गया यानी पटना में, बिहार में, पीपल के पेड़ के नीचे, निरंजना नदी के किनारे और उरुवेला के जंगलों में। किसमें भैया, उरुवेला के जंगल में, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न जरा देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 दिसंबर, 2 दिसंबर, 13 दिसंबर या 24 दिसंबर, चलिए लगाइए कि हमारे भारत में, भारत स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं, जो भी छात्र 24 दिसंबर लगा रहा है बिल्कुल सही है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। वहीं 1 दिसंबर की बात होगी, ध्यान देना, वहीं अगर 1 दिसंबर की बात होगी तो विश्व एड्स दिवस, ध्यान देना, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व एड्स दिवस। वहीं पर 4 दिसंबर की बात होगी, ध्यान देना, 4 दिसंबर की अगर बात होगी तो भारतीय नेवी डे यानी भारतीय नौसेना दिवस, नेवी डे मनाया जाता है। कब भैया, नेवी डे मनाया जाता है कब, 4 दिसंबर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है जरा देखिए। अंबुबाची का मेला किस राज्य में लगाया जाता है, मेघालय, असम, ओडिशा और कर्नाटका। चलिए लगाइए, बेहतरीन प्रश्न है, लगाइए उत्तर। ये तो आपके हाथ से खाली नहीं जाना चाहिए। ऐसे प्रश्नों में आपको नंबर जरूर मिलना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं। अंबुबाची का मेला कहां लगाया जाता है, ठीक है, चलिए जरा बताइए, अंबुबाची का मेला कहां लगाया जाता है, मेघालय में, असम में, ओडिशा में या कर्नाटका में, ठीक है। तो जो भी छात्र इसका उत्तर लगा रहे हैं असम, बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, असम में एक मंदिर है, क्या भैया, कामाख्या मंदिर। असम में एक मंदिर है, कौन सा, कामाख्या मंदिर। इसी कामाख्या मंदिर में लगाया जाता है भैया अंबुबाची का मेला, ठीक है, क्या भैया, अंबुबाची का मेला। इसी असम में जो कामाख्या देवी मंदिर है, इसी में लगाया जाता है अंबुबाची का मेला। और जब भी बात होती है असम की तो ध्यान रखना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान,
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? एक सींग के गैंडा के लिए जाना जाता है, एक सींग के गैंडा के लिए जाना जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पर है भैया मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यहीं पर है क्या भैया? मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यहीं पर है मानस राष्ट्रीय उद्यान। और ब्रह्मपुत्र में बहती है, ब्रह्मपुत्र में असम में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, असम में बहती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी? क्योंकि इसी ब्रह्मपुत्र नदी में असम में ही, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नदीय द्वीप, जिसको क्या बोलते हैं? माजुली द्वीप, जिसको क्या बोलते हैं भैया? माजुली द्वीप बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में, जिसको बोलते हैं क्या? माजुली द्वीप। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, असम में इसको क्या घोषित कर रखा है? जलीय राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, जलीय राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा नंबर का? 2 नंबर का, ठीक है, 2 नंबर का। ब्रह्मपुत्र असम में सादिया से लेकर धुबरी तक जलीय राष्ट्रीय राजमार्ग है, जलीय राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सा नंबर का? 2 नंबर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भैया अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? ये संविधान का प्रश्न है। अनुच्छेद 371, ठीक है, 51, अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, ठीक है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग, और अनुच्छेद 343 पर संघ की राजभाषा। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए इसको। तो आपको बता दें, जो भी छात्र ए को लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, जो ए है अनुच्छेद 351 ये सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 351 कहता है कि जो भी हमारे भारत की राजभाषा है, संस्कृति है, उसको बचा के रखना है और उसको संरक्षण देना है, राजभाषाओं को संरक्षण देना है। भारत की जितनी भी राजभाषाएं हैं उनको संरक्षण देना है, अलग अलग राज्यों की राजभाषाएं हैं उनको संरक्षण देना है। तो आपको बता दें अनुच्छेद ए सुमेलित नहीं है। बाकी अनुच्छेद 345 का मतलब राज्य की राजभाषा, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 344 का मतलब राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 343 का मतलब संघ की राजभाषा। तो जरा बताइए भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा क्या भैया? हिंदी है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। वही हम यूपी की बात करें, यूपी की, तो यूपी की 2 राजभाषाएं हैं, एक भैया क्या है? हिंदी है, और दूसरा क्या है? उर्दू है, ठीक है। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? वर्तमान में, ध्यान दीजिएगा, क्या उत्तर बोल रहा है, क्या प्रश्न बोल रहा है? वर्तमान में भारतीय संविधान की कितनी राजभाषाएं हैं? 14, 22, 24 या 25, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? 14, 22, 24 या 25। तो जो छात्र 22 उत्तर लगा रहा है बिल्कुल सही है, जो भी छात्र 22 उत्तर लगा रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। वर्तमान में 22 भाषा, ध्यान देना, वर्तमान में 22 भाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, ठीक है, संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, ठीक है। ये ध्यान देना, जो देखिए हमारा देश बड़ा विशाल है, हमारा देश बड़ा विशाल है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश पाए जाते हैं हमारे देश में, जहां पर अलग अलग भाषाएं हैं, और उन अलग अलग भाषाओं को चिन्हित करके ध्यान दीजिएगा 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। और 22 भाषाओं जो उल्लेख है ना, वह संविधान की 8वीं अनुसूची में है। कहां भैया? संविधान की 8वीं अनुसूची में है, ठीक है, ध्यान देना, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूरज कुंड मेला कहां आयोजित किया जाता है? सूरज कुंड मेला कहां आयोजित किया जाता है? सोनपुर, फरीदाबाद और अमृतसर या बीकानेर, ठीक है। चलिए लगाइए कि सोनपुर का जो मेला है वो कहां पे आयोजित किया जाता है, ठीक है, सोनपुर का मेला। सूरज कुंड मेला कहां, सूरज कुंड मेला कहां आयोजित किया जाता है? सोनपुर में, फरीदाबाद में, अमृतसर में या बीकानेर में, ठीक है। तो जो भी छात्र लगा रहे हैं फरीदाबाद, तो ये बिल्कुल सही है। हरियाणा के फरीदाबाद में लगाया जाता है क्या? सूरज कुंड का मेला। अच्छा, एक मेला और है जो एग्जाम में बहुत पूछता है, सोनपुर का मेला, ठीक है, सोनपुर का मेला ये लगाया जाता है कहां भैया? बिहार में। ये कहां लगाया जाता है? बिहार में, ठीक है। इसके बाद भैया पुष्कर मेला, ठीक है, ध्यान देना, पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला लगाया जाता है कहां पे? आपका राजस्थान में, ठीक है। ये कहां लगाया जाता है भैया? राजस्थान में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है जरा देखिए। गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल लाजपत राय, या बाल गंगाधर तिलक, या पंडित मदन मोहन मालवीय? तो चलिए जरा बताएं हमको अच्छे से कि गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, या पंडित मदन मोहन मालवीय? तो जो भी छात्र लगा रहा है बाल गंगाधर तिलक, जो भी छात्र लगा रहा है बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही उत्तर है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक का विमोचन किया था। और जब भी बाल गंगाधर तिलक की बात होगी तो ध्यान देना, ये गरम दल के नेता थे। क्या भैया? गरम दल के नेता, गरम दल के नेता थे। ये क्या थे भैया? गरम दल के नेता थे, ठीक है। और जब भी बात होती है बाल गंगाधर तिलक की तो इनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता था। लोकमान्य तिलक इनको कहा जाता था। और जब भी बात होगी बाल गंगाधर तिलक की, इन्होंने कहा था कि स्वराज, ध्यान देना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे पाकर रहूंगा, ये इन्होंने किया था। महाराष्ट्र में ध्यान देना, महाराष्ट्र में, ठीक है, इनके बारे में ध्यान देना, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव इन्हीं ने मनाया था सर्वप्रथम। गणेश उत्सव सबसे सर्वप्रथम किसने मनाया था? बाल गंगाधर तिलक, जिसको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा कौन सा प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए बात आ गई ना, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, ये किसके वचन है? विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, या बाल गंगाधर तिलक, या लाला लाजपत राय, ठीक है। तो चलिए जरा बताइए कि इसका प्रश्न का उत्तर क्या है। तो अभी आपने देखा कि इसका उत्तर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और आपको बता दें, प्रश्न में आता है कि भैया ये लाल और ये बाल और ये पाल क्या है, ठीक है। प्रश्न में आता है, प्रश्न में सीधे बोल देगा कि लाल बाल पाल में से लाल कौन है, बाल कौन है और पाल कौन है, ठीक है। तो जब भी बात होगी लाल से, तो लाल से जब भी बात होगी तो देखो लाला लाजपत राय, लाल से जब बात होगी लाला लाजपत राय, और बाल से जब भी बात होगी तो बाल गंगाधर तिलक, और पाल से जब भी बात होगी तो बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, ठीक है, ध्यान देना, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको? हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये तीनों क्या है भैया? गरम दल के नेता थे, ठीक है। क्या भैया? गरम दल के, ध्यान देना, गरम दल के नेता थे तीनों, लाल बाल और पाल। एग्जाम में हूबहू ऐसे ही आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है क्या है? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, ठीक है। मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था हुमायूं, ठीक है। बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर, अकबर के बाद आया जहांगीर, जहांगीर के बाद आया क्या? शाहजहां, ठीक है। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम, क्या है, रोशन आरा, नूरजहां या जहां आरा, ठीक है। तो जो भी छात्र लगा रहे हैं गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, गुलबदन बेगम, ठीक है। और हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का जो मकबरा है वो कहां पे है? तो भैया वो दिल्ली में है, ठीक है, ध्यान देना, हुमायूं का जो मकबरा है वो कहां पे है? दिल्ली में है। और हुमायूं नामा की रचना किसने की है? गुलबदन बेगम ने की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। प्रथम गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1930, वर्ष 1934, वर्ष 1932 या वर्ष 1933, ठीक है। तो जो भी छात्र लगा रहा है वर्ष 1930, बिल्कुल सही है। वर्ष 1930 लंदन में हुआ था गोल मेज सम्मेलन, ध्यान देना, वर्ष 1930 लंदन में हुआ था गोल मेज सम्मेलन और इसमें भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ध्यान देना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसमें भाग लिया था और इन्होंने दलितों के मौलिक अधिकारों को लेकर इसमें भाग लिया था। और 1930 में जो हमारा गोल मेज सम्मेलन हुआ था इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, ध्यान देना, गांधी जी ने नहीं लिया भाग, ठीक है, इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, ये ध्यान रखना, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं, चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे अगले कौन से प्रश्न हैं, ठीक है। अगला जरा देखिए क्या है, अगला जरा प्रश्न देखिए क्या है।
पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या लाहौर अधिवेशन? ये जो क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत सारे एग्जाम में हूबहू ऐसे ही आता है, ठीक है, मेरे अध्ययन के हिसाब से और मेरे अनुभव के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए पूर्ण स्वराज के मतलब, इसका पूर्ण स्वराज का मतलब होता है पूर्ण रूप से आजादी, अंग्रेजों से पूर्ण रूप से आजादी, खुद ही स्वतंत्र कर लेना, अपने आप को खुद ही स्वतंत्र कर लेना। ये कब, कौन से अधिवेशन में? तो जो छात्र लगा रहा है लाहौर अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई कांग्रेस द्वारा, और एक डेट तय की गई कि भैया 26 जनवरी 1900, ध्यान देना, 26 जनवरी 1930 को, ध्यान देना, 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे? आजाद कर लेंगे अपने आप को, पूर्ण स्वराज मना लेंगे, ठीक है। और ध्यान देना, खैर ऐसा तो नहीं हो पाया, लेकिन संकल्प जरूर लिया गया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संकल्प जरूर लिया गया पूर्ण स्वराज का। कब? लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 कब भैया? दिसंबर में यह संकल्प लिया गया कि आने वाली जो 26 जनवरी डेट है 1930 की पूर्ण स्वराज मनाएंगे, ठीक है। यही कारण है कि जब 26, ध्यान देना, 26 नवंबर 1949 को, ध्यान देना, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान खत्म हो गया, संविधान बनकर तैयार हो गया था, ध्यान देना, 26 नवंबर 1949 को संविधान जब बनकर तैयार हो गया था, तो 2 महीने का इंतजार किया गया और उसे पारित किया गया कब भैया? 26 जनवरी 1950। इस डेट को मद्देनजर रखते हुए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मनाया था, तो उसी डेट को 26 जनवरी 1950 में फिर पूरे संविधान को पारित किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है भैया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? इसको स्टार लगा लीजिए भैया, बहुत बार पूछता है ये प्रश्न, बहुत बार पूछता है। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? क्या बाणभट्ट ने, चंद्रबरदाई ने, जयदेव ने या भवभूति ने, ठीक है। तो जो भी छात्र चंद्रबरदाई लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, जो भी छात्र चंद्रबरदाई लगा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ध्यान देना, स्टार लगाइएगा, इसको बहुत पूछता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? इंदौर, आबू पर्वत या श्रवण बेलगोला या पारसनाथ पर्वत? चलिए लगाइए फटाफट, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बार बार आने वाला प्रश्न, ठीक है। ध्यान देना, दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? इंदौर, आबू पर्वत या श्रवण बेलगोला या पारसनाथ, ठीक है। तो आपको बता दें छात्रों, जो भी इसमें लगा रहा है अबू, ठीक है, आबू पर्वत, ठीक है, वहां पर है। तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है ना, ये कहां पे भैया? ये राजस्थान में है। दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये कहां पे है? राजस्थान में। राजस्थान में भी कौन सी पर्वत श्रृंखला में? अरावली पर्वत श्रृंखला, ध्यान देना, अरावली पर्वत श्रृंखला में है ये, ठीक है। राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में दिलवाड़ा का मंदिर है। और ये दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म को समर्पित? तो भैया ये जैन धर्म को समर्पित, ठीक है। किस धर्म को समर्पित? जैन धर्म को समर्पित। और ये किस चोटी में है, किस पर्वत में? तो ये है भैया माउंट आबू में, ठीक है, माउंट आबू में है, ठीक है। और माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहली कौन सी है? तो पहली है भैया गुरु शिखर। पहली कौन सी है भैया? गुरु शिखर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो में जो स्थित मंदिर है, ध्यान देना, खजुराहो का मंदिर, मध्य प्रदेश का खजुराहो का मंदिर, उसका निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजपूत, सिंधिया, होलकर या बुंदेला राजपूत, ठीक है। तो चलिए बताएं, खजुराहो, मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो मंदिर है और बड़ा अच्छा मंदिर बना हुआ है, काफी संस्कृति को झलकाता है वो, तो जरा मुझे बताइए किसने बनाया है? चंदेल राजपूत, सिंधिया, होलकर या बुंदेल राजपूत? तो उत्तर क्या होगा भैया? चंदेल राजपूत। बुंदेलखंड में किन राजपूतों ने राज किया है? तो चंदेल राजपूतों ने राज किया है, ठीक है। तो खजुराहो का मंदिर इन्होंने बनवाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है।
निम्नलिखित में से किसने दिल्ली खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते बनवाई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न, ठीक है। दिल्ली में जंतर मंतर है जो धूप की परछाई से समय बताती है, यह किसने बनाया था? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं किसने बनवाया था? तो क्या सूरजमल ने या जयसिंह द्वितीय ने, अकबर ने या शाहजहां ने? ठीक है, तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या है, जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था, दिल्ली के जंतर मंतर जो घड़ी है उसको बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अब ये क्वेश्चन ट्रिकी है, ये क्वेश्चन आपके लिए ट्रिकी है, ठीक है, ध्यान देना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल नहीं, ध्यान देना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं पूछ रहा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल। तो क्या है भैया वो? सर जाने शॉर या वॉरेन हेस्टिंग या लाई मैकिंज ऑफ हेस्टिंग या फिर ये क्या है भाई, रॉबर्ट क्लाइव। तो जो भी छात्र वॉरेन हेस्टिंग को लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान देना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगर कोई पहला गवर्नर जनरल बनाया था तो वो वॉरेन हेस्टिंग को बनाया था। कब बनाया था भैया? 1773 में बनाया था। कहां का बनाया था भैया? बंगाल का गवर्नर जनरल। कहां का भैया? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था, ठीक है, ये ध्यान देना, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था, ठीक है। तो वो कौन है भैया? वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? अल्बुकर्क हमारे भारत में गवर्नर बन के आया था, पुर्तगाली गवर्नर। अल्बुकर्क हमारे भारत में पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था और इसने गोवा को 1510 में बीजापुर के सुल्तान से किया, ठीक है भैया। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बीजापुर के सुल्तान से छीना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न जरा देखते हैं पुर्तगालियों का। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति को लागू किया? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति को किया? तो उसका उत्तर क्या है जरा बताइए, नूनो द कून्हा या अल्फांसो डी अल्बुकर्क या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, पुर्तगालियों ने नीले पानी की नीति लगाई थी कि भैया ये जो अरब सागर है और हिंद महासागर है इसमें केवल और केवल हम ही व्यापार करेंगे और कोई व्यापार नहीं करेगा। उस समय भारत से अरब के लोग भी व्यापार करते थे, ठीक है। तो जो भी छात्र फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लगा रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यही वो व्यक्ति है जिसने नीले पानी की नीति का प्रयोग किया और सबका व्यापार ठप कर दिया, ठीक है। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? ठीक है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? नूनो द कून्हा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या इनमें से कोई नहीं। तो जो छात्र लगा रहा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क बिल्कुल सही है। जो भी छात्र लगा रहा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इस लास्ट क्वेश्चन के बाद कमेंट करके आप सब लोग बताएंगे कि आपका कितने क्वेश्चन, 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था किसको? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था किसको? रक्षा मंत्री को, न्याय मंत्री को, धार्मिक मामलों के मंत्री को या प्रधानमंत्री को? ठीक है, आए समझ में। चलिए 30 लास्ट जो प्रश्न है ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और मैं देखना चाहता हूं कि कितने सारे बच्चे इसमें सही है या गलत है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय पे, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।